कि मिलिट्री की ट्रेनिंग मुझे लगता है कंपलसरी होनी चाहिए स्कूल में। 100% मेरी ट्रेनिंग आज दुनिया के तकरीबन 26 देशों का अध्ययन करने के बाद आज सेना के अंदर हम लोगों ने या भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 जून 2022 को एक अग्निपथ जो स्कीम लेकर के आए। अग्निपथ स्कीम के द्वारा ये भारत के जितने भी युवा वर्ग से ज्यादा लोग को हम सेना में जोड़े। मौत को इतना करीब से देखते हैं, जिंदगी के मायने कैसे होते हैं उस वादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा माम प्रवाही गतिस्वम तमेका भवानी। माँ भवानी को याद करके जाते थे कि कहीं भी चले जाओ हर जगह माँ भवानी आपका साथ देगी। पहली माँ भवानी आपकी माता है जिसने आपको जन्म देकर के संसार में लेके आई। दूसरी वो माँ बेटी है जगदम्बा जो पूरी दुनिया को संभाल करके रखा हुआ है। तो उस पर पूरा हमें भरोसा था, पूर्ण विश्वास था कि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं मेरे सांप नहीं जाएगा, मैं आगे जाऊंगा। अगर मौत भी आई तो मैं सबसे पहले गोली मेरी छाती में मेरे को लगेगी, मेरे सांप को नहीं लगेगी। मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं राजस्थानी नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश नहीं हूँ। यहाँ सब ऑल आर इंडियंस, ऑल आर फौजी, नो कास्टिज्म कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये अनुसूचित जाति का है। नहीं, नेवर एवर, ऑल आर इक्वल इंडियंस। मंदिर में जाएंगे, मंदिर नहीं होता हमारे सर्वधर्म स्थल, वहाँ पे मस्जिद भी होगी, मंदिर भी होगा, गुरुद्वारा भी होगा, चर्च भी होगा। कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सेना में क्या बड़े बदलाव हुए? बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे। मैं तो ये कहूँगा कि आज मोदी जी ने सबसे पहला अगर कोई कार्य किया है तो भारत में फ्रांस से आधुनिक टेक्नोलॉजी का रफाल लेकर के आए हैं, जिसकी 2 स्क्वाड्रन हमने खड़े कर दिए। टेक्नोलॉजी बदल रही है, यही का जमाना आ गया। चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी, उससे हर टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट हमारे पास होना चाहिए। तो अभी एग्रीमेंट चल रहा है अमेरिका के साथ कि F-35 लेना है या रशिया से हमें F-57 लेना है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है मोदी जी ने बहुत सोच समझ करके जबरदस्त कार्रवाई करते हुए कार्य किया है। PI-8 जो सबमरीन हंटर है, समंदर में कहीं भी अगर सबमरीन आपकी चल रही है, PI-8 समंदर से खोद निकाल करके दुनिया के किसी भी कोने में होगी तो वहां से आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जवानों का मोरल बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ है। जब आपके प्रेसिडेंट आपके साथ बैठते, आपके साथ रहते, डेफिनेटली वो अलग ही जज्बा होता है। फिर उनके बोल्ड डिसीजन तो हमने देखे हैं, एक तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ। तो इसलिए जरूरी है कि चाहे तुम कितने भी करोड़पति हो जाओ, जब तक तुम सेना का सम्मान नहीं करोगे। आज मेरे जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जवान रिटायर होकर के आते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर रिटायर होकर के आते हैं, ऑफिसर रिटायर होकर के आते हैं, उन लोगों के कंपनी के गेटों में जो बिठाया जाता है, ये सबसे बड़ा मानजनक कार्य है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो पॉडकास्ट विद शिव। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश सेवा में बिता दिया है। वो भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है और वर्तमान के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के गुजरात के अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना जी से, और बात करते हैं आर्मी के बारे में। अगर आप देशभक्त हो तो ये एपिसोड डेफिनेटली आपके लिए है। ये एपिसोड पूरा देखिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए।
चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट के साथ। वेलकम सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू कैसे सो हो आप मच सर, तो बताइए। आई एम वेरी फाइन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आप यहाँ पे आए, हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ बैठने का हमें मौका मिला। धन्यवाद। तो सर, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले शुरू से शुरू करते हैं सर। आपके बचपन से शुरू करते हैं सर। क्या कहानी रही है, कैसे आपने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा, और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे हुई है सर? मैं एक छोटा सा गांव जिसका नाम है जाम रावल, ओके। तहसील जाम कल्याणपुर और डिस्ट्रिक्ट जामनगर। नाउ इट कम्स अंडर दी देवभूमि द्वारका। ओके। वो टाइम था 1971 से लेकर के 1980 तक। मैंने 1970 में प्राइमरी स्कूल एजुकेशन एक छोटी सी गांव में शुरू किया, और शुरू करने के पश्चात धीरे धीरे एक हाथी गोकुलदास लीलाधर हाई स्कूल है, जो ट्रस्ट की स्कूल थी, जिसके अंदर मुझे एडमिशन मिला। और धीरे धीरे करके 5वीं पास करी, 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं, इसके बाद 10वीं पास करके तो हमारे जो एक पीटी टीचर होते थे जिसका नाम था आरसी खांट, तो उन लोग ने शुरू से ही हमारे लोगों को मोटिवेट किया कि भाई हमें सेना में जाना चाहिए। तो हम जब 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तो हमें वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर दौड़ाने के लिए लेके जाते थे। अर्ली मॉर्निंग, वो ठंडी के समय उठने का भी मन नहीं करता था, लेकिन हम दौड़ने के लिए जाते थे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ये पॉडकास्ट के माध्यम से कि उस समय हमारे परिवार की जो यू कैन से आर्थिक और हर तरफ से ये कहा जाए कि हमारी वो उस समय स्थिति नहीं थी कि हम अपना कपड़ा खरीद सकें, या हम जो हमारे पुस्तकों को खरीद सकें। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान है, जो हीरा होता है, वो कोयले की खदान में ही दबा रहता है, लेकिन जब बाहर निकल के आता है तो पूरी दुनिया को शाइन करता है। वेल सेड सर। तो उसी प्रकार हमने भी दिल में एक बार ठान लिया था, जब हमने वहाँ उस हालात को देखा, उस परिस्थिति को देखा, और उस गांव के अंदर नया नया हमारा 10वीं, जो अभी भी मुझे याद है, 16 जून 1980 को मैंने 10वीं कक्षा को, यानी कि न्यू एसएससी इंग्लिश के साथ मैंने एग्ज़ाम दी, और मेरा जब रिजल्ट आया 16 जून 1980 के अंदर, पूरा डिस्ट्रिक्ट में मैं सेकंड नंबर के साथ पास हुआ। आज भी वो फुल छाप और जय हिंद 2 पेपर आते थे गुजराती, उसमें हमारा एक पेपर कटिंग आया हुआ, पेपर कटिंग को भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। और आने के तुरंत बाद मैं अपना वेकेशन काटने के लिए गया हुआ था जामनगर में। तो हमारे जो बड़े भाई साहब हैं मनसुख भाई, जो एयरफोर्स के अंदर वो सर्विस करते थे उस समय, तो उनके घर में ये वेकेशन के लिए गया था कि जब रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आया और 1 हफ्ता वहाँ मैंने रुका। जब वापस मैं अपने पिताजी के साथ अपने घर वापस लौट रहा था जाम रावल गाँव के लिए, तो जामनगर बस स्टैंड के अंदर बैठा था, और वहाँ पे एक लोकल जो न्यूज़पेपर है, एक जिसका नाम था भूमि। हाँ। तो वो भूमि न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा कि अमरेली के अंदर टेक्निकल ट्रेड वाले लोगों के लिए आर्मी में रिक्रूटमेंट है। ओके। मुझे क्या पता, फिर मैं अपने ब्रदर को बताया कि ऐसे ऐसे है, क्या करें, बिकॉज वो एयरफोर्स में थे, वो सिविलियन थे, बट उनको सारी जानकारी थी। उन्होंने इतनी जानकारी नहीं थी, तो अपने अधिकारी से पूछा कि भाई मेरे ब्रदर जो है अभी पूरा डिस्ट्रिक्ट में सेकंड मेरिट में पास हुआ है और पूरे गांव में फर्स्ट आया है, तो अभी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फिर पूरा गाइडलाइन दिया कि ऐसे ऐसे है, उसमें अगर सेना के अंदर टेक्निकल विभाग में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी पिताजी मुझे लेने के लिए आए थे, पिताजी को बोला कि भाई मुझे जाना है, तो उस समय मुझे 10 रुपया दिया। 10 रुपये की कीमत बहुत बड़ी होती थी। तो बोला बेटा ये पैसा रखो, और रात 12 बजे मैंने वहाँ से बस पकड़ी। मैं ये 16 जून का जो रिजल्ट आया था, और 22-23 जून को मेरे पिताजी वापस लेके जा रहे थे। तो 22-23 जून 1980 को मैं अमरेली के लिए प्रयाण किया, अमरेली भावनगर के पास। के पास। तो वहाँ पे ये सब रैली चल रहा था।
तो सुबह वहाँ बस पहुँच गई। अब पहुँचने के बाद सारे सर्टिफिकेट मेरे पास में थे, तो उनको जब मैंने बोला कि भाई ये है, तो जैसे ही उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा, बोला यू आर सिलेक्टेड, आपको कहाँ जाना है ये बताइए। तो हमारा क्या टेक्निकल आर्मी के लिए 2 ये सेंटर होते थे, एक वनीमी सेंटर सिकंदराबाद, दूसरा होता था त्रिमी सेंटर भोपाल। तो मैंने कहा सिकंदराबाद थोड़ा दूर है, तो चलो यार भोपाल के लिए जाते, नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने मुझे भर्ती कर लिया। लेकिन मुझे जो ट्रेड मिला गन फिटर, यानी कि जितनी भी इंडियन आर्मी के अंदर जो फील्ड गन है, जितनी भी होवित्जर गन है, जितनी भी माउंटेन गन्स हैं, जितनी भी टैंक गन्स हैं, उन गनों को वॉर वर्दी, यानी कि 24/7 365 डेज सर्विसेबल रखना हो क्या, उन गनों का ओवरऑल करना, आइडिया एंड इनोवेशन करना, उनका हर तरफ से फायरिंग में जब जाएंगे तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू साइन द गन। ए गन इज फिट फॉर फायरिंग, गन इज फिट फॉर वॉर। अगर हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि भाई ये फिट नहीं है, तो यूनिट के ऊपर पूरा उसका जो है असर आता है। तो वो ट्रेड मुझे वहाँ से अलॉटमेंट किया गया। इसके बाद में मुझे वहाँ से मिलिट्री का एक वारंट मिला कि आपको यहाँ से साबरमती गाड़ी अहमदाबाद से मिलेगी, यहाँ से आप जो है बस पकड़ करके चले जाओ अहमदाबाद। रात 10 बजे वहाँ से मैंने गाड़ी पकड़ी और दूसरे दिन सुबह मैं भोपाल पहुँच गया। बैरागढ़ में हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मतलब देखो, हमारी ज़िंदगी में शुरुआत ऐसी हुई है कि जो बंदा जिसका मेट्रिकुलेट पास करके न्यू एसएससी में डिस्ट्रिक्ट सेकंड और 3 जगह मेरे को नौकरी मिल गई थी। मैंने कुछ अप्लाई किया था बैंक में, तो वहाँ भी जॉब मिल गया था। और खंभालिया एसएनडीटी हाई स्कूल करके है, था हाई स्कूल में मुझे क्लरिकल जॉब मिल गया था, बिकॉज परसेंटेज इतने थे हमारे उस समय। बट ईश्वर को मंजूर था कि भी आपको आर्मी में सेवा देने की आवश्यकता है। तो मैं फिर वहाँ से त्रिमी सेंटर भोपाल में 6 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग, जो सोल्जर ट्रेनिंग होती है, जो सबसे कठिन दौर का अगर ट्रेनिंग है, तो वो दौर मैंने पास करके गांव में जब वर्दी पहन करके आया तो सारे लोग फुले नहीं समय कि कमाल है। वो अलग ही ऑरा होता है, वर्दी का ऑरा ही अलग होता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अभी नर्वस फील कर रहा हूँ आपको देख के क्योंकि वो ऑरा अलग है, वो पर्सनालिटी अलग है, डेफिनेटली वर्दी में अलग ही होता है। तो पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई आपकी? पहली पोस्टिंग से पहले मैं अपना जिंदगी का कुछ जो उसूल है कि अगर इंसान चाहे तो नर से नारायण बन सकता है। यस, एग्जैक्टली। अगर आपने चाह रही कि मुझे ये इस दुनिया में ऐसी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है जो आप नहीं पॉसिबल कर सकते, तो मैंने जैसे सेना ज्वाइन करी थी, मैंने पहले आपको बताया कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, परिस्थिति उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जो इतना मेधावी स्टूडेंट होते हुए मुझे आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, नौकरी मुझे लेना पड़ा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं अपना एजुकेशन को पूरा करूँ। ओके। दूसरा मेरा एम था कि मुझे आर्मी में रहते हुए उच्च पढ़ाई के लिए मुझे विदेश जाना है। और तीसरा मैंने एम रखा था कि आर्मी में नौकरी करते करते मुझे आर्मी का अधिकारी बनना है। अधिकारी, ऑफिसर्स, जो कठिन से कठिन टेस्ट होता है आईएएस अधिकारी से भी, वो टेस्ट मुझे पास करना है। तो सबसे पहले जैसे ही मैं त्रिमी सेंटर भोपाल में गया, 6 महीने की ट्रेनिंग में, वहाँ सर्टिफिकेट सारे जब जमा हो जाते हैं, मैंने कहा मुझे पढ़ाई करनी। बोला पढ़ाई क्या करना, तुम्हें नौकरी मिल गई, पढ़ाई करके क्या करोगे? बोला नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। तो मैंने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट 11वीं पास करी। ओके। फिर मैंने 12वीं पास करी जॉब मिलने के बाद। इसके बाद मैंने कॉलेज फर्स्ट ईयर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट से फर्स्ट ईयर बीए स्टार्ट किया। सेकंड ईयर बीए स्टार्ट किया, फाइनल बीए पास किया, एमए पार्ट 1 पास किया, एमए पार्ट 2 पास किया। इसके बाद मैंने नाइट कॉलेज करते हुए एमबीए क्लियर किया, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज बरेली, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से मेरी जिंदगी का सबसे पहला जो एम था कि मुझे अपना एजुकेशन पूरा करना, जो मैंने
अपनी सर्विस के दौरान मैंने पूरा किया। और इसके बाद जैसे मेरी ट्रेनिंग वहाँ से पूरी हुई, वो तो मिलिट्री ट्रेनिंग थी, इसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग चलेगी। तो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए मुझे ईएमई स्कूल वडोदरा, यानी कि जहाँ हम बैठे हैं, ये जो टेम्पल है, हाँ, उसी जगह पे आर्मामेंट की तमाम ट्रेनिंग पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं, जिसको बोलते हैं फैकल्टी ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी। दूसरा है फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंडियन आर्मी के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे गन में हो, मिसाइल में हो, रडार में हो, जहां भी जिस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उनकी तमाम प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पे। और तीसरी है फैकल्टी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ओके, तो जितनी भी इंडियन आर्मी के अंदर जितने गाड़ियां चलती है, ट्रांसपोर्ट चलता है, उन तमाम की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। ओके, और स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है। तो इस गन की ट्रेनिंग के लिए मुझे यहाँ पे बड़ौदा भेजा गया। कब गया? 6 महीने की ट्रेनिंग मेरी, मतलब 7 जुलाई 1980 को मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। 6 महीना पूरा हुआ, 28 दिन में रिक्रूट लीव मिली, सिपाही बना, क्राफ्ट्समैन बना, और ईएमई स्कूल बड़ौदा में मैं यहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग के लिए आया। 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड। ओके, 4th ग्रेड में नहीं, पहले भोपाल के अंदर ही हमारा एक बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, जो तकरीबन यूँ समझिए कि 1 साल के करीब होता है। तो वो मैंने वहाँ पे पूरा किया। इसके बाद फिर यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आए, यानी कि 3rd ग्रेड। वहाँ 4th ग्रेड हो गया, फिर 3rd ग्रेड की हम ईएमई स्कूल बड़ौदा में आए। ईएमई स्कूल बड़ौदा में भी तकरीबन 1 साल का कोर्स पूर्ण करने के पश्चात फिर हमारी सबसे पहली पोस्टिंग मिली है, जो आज जहाँ पे पूरी दुनिया के तकरीबन 66 करोड़ लोग ने जहाँ पे प्रयाग में स्नान किया है, ओके, उस जगह पे सबसे पहली पोस्टिंग। वहाँ मैं पे धार्मिक आदमी था, मैं प्रणव शास्त्री आठवले का फॉलोअर हूँ। और उसमें मैंने 3 एग्जामें पास करी है, जिज्ञासु पाथे, ज्ञाता पाथे, विचक्षण, जो कि मैंने एक संस्कृत की क्लास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मिलिट्री में होते हुए भी इतना सा। 83 84 में ओके, जब वहाँ पे संगम के अंदर बहुत बड़ा एक वो वहाँ पे फंक्शन होने जा रहा था, प्रणव शास्त्री आए थे और उनके साथ में बैठ करके बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ इलाहाबाद में हुआ हमारा। तो सबसे पहली पोस्टिंग मेरी इलाहाबाद है, 83 84। ओके। तो आपने बताया मिलिट्री ट्रेनिंग, तो कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग है जो बहुत कठिन लगी हो आपको ट्रेनिंग के दौरान? देखो, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होती है। सबसे कठिन अगर कोई ट्रेनिंग है तो मिलिट्री ट्रेनिंग है, जो आपको सोल्जर बनाना है। एक सिविल बैकग्राउंड से आप आते हो, आपको कोई पता नहीं है। जैसे रात को वहाँ पे 6-7 बजे उतरा भोपाल में, तो वहाँ मिलिट्री की गाड़ी लेने के लिए आए। हमारे पास क्या था, सामान एक थैला था, बैग उठा के चल पड़े। और आने के बाद जैसे ही वहाँ पे मिलिट्री की गाड़ी उतरी, और तुरंत ही बोलता है कि भाई यहाँ पे बार्बर बैठा है, बैठिए। उस समय हमारे बाल इतने बड़े थे, दाढ़ी भी बड़ी थी। सीधा बार्बर ने क्या किया, एक मेस्ट्रिन होता है जिसमें हम खाना खाते हैं, ये रख दिया, जो आज की स्टाइल वाली जो गुजराती में। तो वो सारा यहाँ से सब कुछ उड़ा दिया। बोला रूम में बाद में जाओगे, पहले आज पैर खा हुआ। ओके, तो आधा मोरल तो वहीं डाउन हो गया सर। क्यों, वो जो सिविल से एकदम आ रहे थे, बोला भाई अभी तुम आर्मी में आ गए हो, आर्मी डिसिप्लिन में है और आर्मी डिसिप्लिन में रहना है। तो सारी वो ड्रिल वहां से बता दी गई। सुबह 3 बजे उठना है। ओके, 3 बजे उठ करके आपको अपना किट लेआउट करना है। आपको जो सामान इंडियन आर्मी ने इश्यू किया है वो बेड में लेआउट करना है। आपके रूम की सफाई आपने करनी है, वॉशरूम की सफाई आपने करनी है, बाहर आपका आंगन को साफ करना है। फिर आपको जो कोत होता है, कोत के अंदर क्या है कि हमारे तमाम हथियार वहाँ पे जमा रहते हैं। ओके, सुबह जा करके वहाँ से हथियार को आपको ड्रॉ करना है। कि लंबी लाइन होती है वहाँ पे, तकरीबन एक साथ उस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 500-700 लोग ट्रेनिंग करते होते हैं, 1000 के ऊपर होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप गए और तुरंत वहाँ से हथियार आपको मिल जाएगा, क्यों, हथियार का मामला है। वहाँ पूरा उसका बायोडाटा, पूरा रजिस्टर नंबर, ये वो आपके नाम पे जो अलॉटमेंट है हथियार वो निकल आ जाएगा। फिर आप देंगे, साइन करेंगे, फिर जाएंगे। और ये सारा सब कुछ करते हुए हम सीधा 5 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते, अर्ली मॉर्निंग। और इसके बाद में फिर हमारी जो ट्रेनिंग, हथियार की ट्रेनिंग शुरू होती थी। फिर 6 बजे 1 घंटे की वो ट्रेनिंग हो जाती।
6 बजे हमारा 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन, ओके। पीटी जिसको बोलते फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज, हम्म। और फिर आधा घंटा जो है 1 घंटा रनिंग, और फिर बाकी जो है तमाम प्रकार की वहाँ पे ट्रेनिंग आपको करवाई जाती थी। ओके। तो वो जो दौर था ना, अभी भी जब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो हमने किस प्रकार से इस ट्रेनिंग को पूरा किया। कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो आपको नहीं करवाई गई है। फील्ड फायरिंग है, फायरिंग कैसे करना है, खड्डा कैसे कूदना है, रोप कैसे चढ़ना है, मंकी रोप कैसे करना है, पानी में हथियार के साथ अगर आपको अंदर डाल दिया जाए तो कैसे नदी पार करोगे, कैसे जंगल पार करना है, कैसे आपको पूरा माउंटेन को पार करना है। बोलता कि भाई ये माउंटेन आपको दिखाई दे रहा है, कल सुबह माउंटेन पर उतर करके सुबह 6 बजे यहाँ ब्रेकफास्ट होगा। 6 बजे चढ़ गए, वो होगा 40-50 किलोमीटर कम से कम, उतना चलना है। दौड़ो चलो, आपको टाइम दे देगा, हथियार पूरा, खाना पीना सब साथ में लेके चलना है। नथिंग, पानी खत्म हो गया तो कहीं पानी नहीं पी सकते आप रास्ते में। ओके। वो कड़क ट्रेनिंग होती थी, वो कठिन ट्रेनिंग थी। जो मूवी में दिखाते हैं उससे ज्यादा के उतनी हो। मूवी तो खाली ऐसे नाम का होता है जनरली। इतना देखो, आर्मी लाइफ ऐसी है, 100% उनको नहीं दिखाया जाता है। इससे क्या होता है, इट विल इफेक्ट ऑन द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। ओके। जो आने वाले लोग ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो उनको होगा कि इतनी डिफिकल्टी होगी तो साला हम क्यों जाएंगे। हाँ। तो इसलिए क्या है कि हर एक 100% चीज उनको नहीं दिखाई जाती। ओके। ओके। तो आपका कोई युद्ध का अनुभव हो या आप युद्ध में कहीं गए हो तो उसके बारे में कुछ बात कीजिए। जी, ऐसा है कि इंडियन आर्मी के अंदर मैंने जब 25 जून 1980 ज्वाइन किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1984 के अंदर 31 अक्टूबर 1984 उनकी गार्डों के द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी जो है देश की प्रधानमंत्री थे, बराबर, तो उनको सिखों के द्वारा उनको मार दिया। उनके गार्डों ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। तो उस समय जो है ऑपरेशन मेघदूत, ओके। और उस समय मेरी जो पोस्टिंग इलाहाबाद के बाद जो दूसरी पोस्टिंग हुई थी, आई वॉज अ यंग, एकदम यंग, यानी कि मैं जब ज्वाइन हुआ था तो मेरी एज होगी उस समय तकरीबन 20 साल की। तो 20 साल भी नहीं पूरे हुए थे, बट 20 अप्रोक्सीमेटली 20 समझ लो आप। तो फिर ये सारी ट्रेनिंग वगैरह करने के पश्चात 24-25 के आसपास जो है मेरी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर। बहुत मुश्किल। सियाचिन ग्लेशियर पहुंचने के लिए आप ये नहीं कि यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ करके चले गए आप तुरंत खत्म हो जाएंगे वहाँ, नहीं। तो हम लोग का जो पड़ाव है, तो आपने पूछ लिया कि लड़ाई में कहाँ हिस्सा लिया, तो ऑपरेशन मेघदूत, आज पाकिस्तान का जो जनरल परवेज मुशर्रफ, उस समय वो मेजर था। 83 की मैं बात कर रहा हूँ, और 83 में आई वॉज पोस्टेड देयर इन सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। तो हम लोग की शुरुआत कैसी होती थी, सबसे पहले आपको जम्मू ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपको यूनिट दे दिया कि भाई आपकी पोस्टिंग 313 फील्ड रेजिमेंट में हुई है, यू हैव टू रिपोर्ट देयर। ओके। तो उसमें रिपोर्टिंग कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रांजिट कैंप जम्मू। अब ये जम्मू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचाना। ओके। अब पहले दिन जमा हो गया, सारा सब डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, आई कार्ड जमा हो गया आपका। दूसरे दिन जब जाना है तो सब आपको सामान वगैरह दे देगा, पैक लंच साथ में होगा। दूसरे दिन जो है आप उधमपुर पहुंचेंगे। इट इज 66 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू। ओके। जम्मू के बाद फिर तीसरे दिन आप रामबन पहुंचेंगे, दूसरे दिन। यहाँ लंच किया, लंच करने के बाद वहां से पत्नी टॉप आए, पत्नी टॉप से फिर डाउन हुए, डाउन होने के बाद में वहां पे रामबन आया। रामबन में ओवरनाइट रुकेंगे। फिर अगेन दूसरे दिन वहां से उसी बस में आप चलेंगे, आर्मी के द्वारा जो प्रोवाइड की गई है। सो वहां से चलते हुए ये जो बनिहाल ट्रांजिट के वहां लंच करेंगे, फिर अनंतनाग होते हुए श्रीनगर, यानी कि दूसरे दिन शाम को श्रीनगर। 300 किलोमीटर का जो रूट है, उस समय इतनी जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं होती थी, रोड भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वहां पे श्रीनगर पहुंचते थे। ओके। तो
जम्मू से श्रीनगर पहुंचने में हमें 2 दिन 3 दिन लग जाता था। अब वहां से 500 किलोमीटर, तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर लेह है, जो सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट में, इन शॉर्ट आपको बता दूं, जम्मू टू लेह इज 800 किलोमीटर बाई रोड। फ्रॉम देयर लेह टू खरदुंगला बाबा इज ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर। फ्रॉम देयर अराउंड 150 किलोमीटर इज द बेस कैंप ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। ओह, इतना ट्रैवल करके आपको जाना है। तो श्रीनगर आए, श्रीनगर से दूसरे दिन मूव किया, लंच किया सोनमर्ग, सोनमर्ग से फिर कप्तान मोड़, कप्तान मोड़ से फिर हम ऊपर गए झुजिला पास, झुजिला पास पार करने के बाद फिर आया कारगिल, कारगिल में ओवरनाइट रुके, फिर कारगिल से चौथे पांचवें दिन हम चले वहां से बुद्धखरबू, बुद्धखरबू में रुके, बुद्धखरबू से आगे गए, फिर हम जो वहां से दुनिया का सबसे ठंडा स्थान, दूसरा स्थान अगर कोई है तो वो अपना जो है भारत के अंदर ही है। और ये कारगिल से जब हम आगे जाते हैं तो वो जगह आती है ऑलवेज -40 डिग्री टेम्परेचर, -40 डिग्री टेम्परेचर। अब लेह से जब जाएंगे, वो आगे बताऊंगा, लेह से नॉर्थ पोलो, नॉर्थ पोलो से खरदुंगला बाबा, दुनिया का सबसे ऊंचा रोड, 18,880 फीट। फिर वहां से खालसर टीसीपी आएगा, वहां पे आपको रात रुकना है, दूसरे दिन फिर आगे मूव करेंगे। तो ये जो यात्रा है ना, बहुत, खाली अभी आज की डेट में भी मैं याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जब आपको पोस्टिंग मिला था तब नहीं पहुंचा नहीं हो अभी, मैं आपको पहले नहीं, पहुंचा मगर दूं। एक्साइटमेंट थी या थोड़ा डर लगा था? देखो, क्योंकि जगह ऐसी आपने जिस तरह से, ऐसा है, देखो, डर तो, डर के आगे जीत है। हम कभी जिंदगी में डरे नहीं है। सेना में एक बार भर्ती हो गया तो पहले ही हमें कसम खिलाया जाता है कि मैं हवा के रास्ते से, आग के रास्ते से, पानी के रास्ते से जहां भी भेजा जाएगा मैं जाऊंगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूँ, भारत माँ की आन बान शान को बचाने के लिए। तो ये हमें कसम परेड में सारा सब कुछ कराया जाता है। तो डर तो है ही नहीं, डर नाम की चीज ही नहीं है। तो ले पहुंचने में कम से कम 4-5 दिन, श्रीनगर पहुंच गए तो देखिए जम्मू इज ऑलमोस्ट यू कैन से 250 मीटर और सो या 500 मीटर्स के आसपास होगा हाइट में। इसके बाद श्रीनगर जब 5,000 हाइट फीट में है, तो जैसे आप एक हाइट फीट से दूसरी हाइट फीट में जाते तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा थोड़ा कम होता जाता। फिर श्रीनगर से आप ले पहुंचोगे। अब जब मैं जो वो चीज बता रहा था, दुनिया का सेकंड नंबर का जो कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज द द्रास। यस, द्रास सेक्टर, जो आपने ये जो मूवी देखी होगी कारगिल में, तो कारगिल का बटालिक सेक्टर, द्रास सेक्टर, ये तो हमारे हृदय के अंदर नहीं, दिल के अंदर, मतलब वो नक्शा बन गया है। अभी भी आंख बंद करेंगे तो कहाँ से कहाँ जाना, हर एक कौन सी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी में जाना है, कितने नंबर का है, एवरीथिंग वी रिमेम्बर दैट। तो ये सारी चीजें पार करके जैसे ले पहुंचे, नॉर्थ पोलो, खरदुंगला बाबा, साउथ पोलो, फिर वहां से आपने नाम सुना होगा कभी, जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जो ग्लोब मास्टर, जिसको C-130 बोलते थे, जो अमेरिका का जहाज हमने खरीदा था, वो दौलत बेग ओल्डी, TOB बोलते हैं उसको, दौलत बेग ओल्डी, DOB। तो वो इतना छोटा सा, मतलब वो एक एयर स्ट्रिप बनाया हुआ था, आज उसको डेवलप करके बहुत बड़ा स्ट्रिप बना दिया। और लास्ट में वहां से पनामिक झील को पार करते हुए 3 रास्ते उसके निकलते थे। एक रेवाड़ी तुर्तु के लिए रास्ता चला जाता, दूसरा रास्ता जो है 4-1 लोकेशन के लिए जाता था, और तीसरा जो है नॉर्थ ग्लेशियर के लिए जाता था। तो 4-1 लोकेशन में तो पहला हमारा एक्मलेटाइजेशन हुआ श्रीनगर में, वहां ट्रेनिंग हुई। फिर लेह में आपका 15 दिन की ट्रेनिंग होती है कि भाई इस मौसम में आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बीपी है तो आपको डाउन कर दिया जाएगा तुरंत। तो वहाँ हाउस करके माउंटेन वॉरफेयर स्कूल बोलते हैं। तो स्कूल के अंदर आपको तमाम प्रकार की माउंटेन चढ़ाना, आपको कितनी सांस ले रहे,
ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत कम है। ओके। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं तो आप -25, 75% ऑक्सीजन मिलेगा, 25% नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, हाँ। यानी वजन घड़ी भी पहना है तो घड़ी का भी वेट लगेगा। हाँ। कोई भी सामान आप चलोगे थोड़ी देर में आपको सांस फूलने सांस लगेगी। फूलेगा। तो वो है ले। ओके। और उससे भी आपको ऊपर जाना है। उससे ऊपर है खरदुंगला बाबा, 18,000, ये ले है 12,008 फीट, और खरदुंगला बाबा 18,880 फीट। फिर उससे आगे दौलत बेग ओल्डी, वो वहां से 20,000 के आसपास है। फिर वहां से न्योमा इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ओके। एंड इसके बाद जो है वो सियाचिन ग्लेशियर, जो वो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो सिपैक निकाला है, सिपैक उसके बगल से वहां से गुजरती हुई लाइन जा रही है। ओके। उस जगह पे जब यहाँ हमारा एक्लिमेटाइजेशन हो गया, फिर हम बेस कैंप में गए। बेस कैंप में 1 महीने का एक्लिमेटाइजेशन होता है। Okay. इसके बाद फिर बाय फुट जाना है। 7 days बाय फुट पार करके, मैं आज भी डेट मुझे एक डे मैंने लिख के रखा हुआ है, 31वें दिन में वहां पे पहुंचा अपनी लोकेशन में। ये है सियाचिन ग्लेशियर। अब आगे की जो बात है कि जो आपने बोला कि आपने लड़ाई में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, तो मैंने लड़ाई में वहां लड़ाई लड़ी। उस समय ये जनरल परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान का तख्ता पलट हुआ और नवाज शरीफ को हटा करके उसने अपने को वहां पे प्रेसिडेंट बना दिया। और जो उस समय उन्होंने उनकी जो कपड़े हैं वो स्वीडन से उन्होंने मंगाए थे। हमारे पास उस समय कोई कपड़े भी नहीं। हमारे पास जो कपड़े थे, स्नो बूट वगैरह सब थे। और वहां का पहनावा ऐसा था कि बर्फ इतनी पड़ती थी राउंड द ईयर, सूरज कभी नहीं निकलता था वहां पे। जिस जगह पे मैं आपको बात कर रहा हूँ, सियाचिन ग्लेशियर, और वहां पे 12-12, 13-13 लोग कमर में रस्सी बांध करके, आइस एक्स साथ में होंगी और एक वो स्टिक साथ में होगी, जो बर्फ कितना है क्रेविसी से आपको नहीं पता लगेगा। चश्मा पहना हुआ है। अर्ली मॉर्निंग आपने स्टार्ट करना है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर अप हुआ तो यू कैन नॉट वॉक। इतने सारे कपड़े पहने हुए, स्नो बूट यहाँ तक पहना हुआ, एक पैर रखोगी कमर तक बर्फ में धंसे जा रहे हैं आप। पहले दिन आप मुश्किल से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पार करेंगे। तो वो है कैंप 1। कैंप 1 में खाना मिलेगा, वहाँ मेडिकल होगा। इसके बाद फिर कैंप 2 जाना है। 10 किलोमीटर तो एक दिन में जाना ही है। वो भी है, उनको तो मुश्किल नहीं है। और पहाड़ी ऐसा नहीं कि यहाँ से रोड पे जा रहे 10 किलोमीटर होगा। नो माय डियर फ्रेंड, वो सुबह 6 बजे चालू करोगे ना, शाम को 5 बजे पहुंचोगे 10 किलोमीटर पार कर लेके। बर्फ की इतनी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, दुनिया का अगर सबसे कठिन से कठिन अगर रणमैदान कोई है तो वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो मैं करके आया हूँ। ओके। फिजिकली मैं देख के आया हूँ। दूसरे दिन कैंप 2, तीसरे दिन कैंप 3। ग्लेशियर की राजधानी बोलते, वहां से 2 रूट जाता है। एक रूट वहां से जो जाता है कैंप 5 में, और दूसरा रूट जाता है इकोचेड। वहां हमारी गनें लगी हुई है, जिनको रिपेयर करने का दायित्व मेरे पास था कि अगर लड़ाई के मैदान में अगर गन ये खराब हो जाती है तो उस समय, आज मुझे याद है 13 अप्रैल, और जो अटैक हुआ था, उस अटैक के दौरान एक तरफ इतनी बर्फ चल रही है, 100 से 150 किलोमीटर जो तूफान चल रहा है, हवा का तूफान। मतलब वहां आप समझिए कि रात में सोते समय -70 डिग्री टेम्परेचर चला है। कहते हैं कि -4 डिग्री में जो आइस है, वो आइस जमना, एक छोटी सी परत जमना शुरू हो जाता है। -8 डिग्री के अंदर नदी नाला जाम हो जाता है। -18 डिग्री में गाड़ी के अंदर रखा हुआ जो डीजल है, डीजल भी जाम हो जाता है। -40 डिग्री टेम्परेचर अगर आप पहुंचेंगे तो आपका बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड भी जाम हो जाएगा। तो जब -40 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता था तो हमें बोला नो मूव, कि बाहर इतना तूफान चल रहा है और कब कहाँ से अविलांच आएगा कोई पता नहीं है। अभी आपने देखा होगा माना, भारत का लास्ट जो विलेज है, बद्रीनाथ के आगे माना विलेज में, खुद देख के आया हूँ, पूरा देखा हुआ मेरा। तो जहाँ जो अविलांच आए थे, और हमारे बॉर्डर रोड सिक्योरिटी के जो जवान थे, वो सारे उसके अंदर पूरा उसके मकान के ऊपर वो विलांच आया और वहां पे गिरे और दब गए थे। तो यहाँ भी कब विलांच आएगा वो कोई पता नहीं। कितने लोग आज तक दब गए, कितने मर गए, कोई पता नहीं, कितने शहीद हो गए वहां। तो ये जो 13 अप्रैल
1983 के अंदर ये मैंने वहां पे उनके साथ पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ते हुए, और उस समय आपने देखा होगा एक भाना सिंह जिसको परमवीर चक्र विजेता के नाम से घोषित किया गया, ही वाज विद अस ड्यूरिंग दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, ही इज अलाइव नाउ, ही हैज गॉट, पाकिस्तान की बॉर्डर में वो सबसे ऊंची पोस्ट में बैठा था। तो पाकिस्तान ने हमारी पोस्टों को जो कब्जा करके रखा हुआ था उनको सबको मार भगाया, उनके ही कपड़े पहन करके उनके इलाके में जा करके हमने अपनी पोस्टों को सारा वहां पे हमने ग्लेशियर, सबसे जो ऊंची पोस्ट थी इंदिरा, कोल और कैंप 5, कैंप 4, कैंप 3, ये तमाम पोस्टों को हमने वहां पे कब्जा किया हुआ। ओके, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा, अगर वो कहा जाए तो ऑपरेशन मेघदूत जो इसके अंदर वो मेडल लगा हुआ है, ऑपरेशन मेघदूत का भी जो हमें मिला हुआ है। ओके। तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत लाजवाब रहता है, यानी लेकिन पूरी जिंदगी में उसमें जो हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ वो जब आगे बात करेंगे तब मैं बताऊंगा उसके बारे में। ओके, इतना आसान नहीं है वहां जो पहुंचना है। कैंप 3 के जब हम पहुंचे और बर्फ को काटते काटते जैसे आगे जा रहे थे, और अचानक वो आइसेक से बर्फ टूटा और मैं तकरीबन 500 फीट खाई में नीचे चला गया। हो, मेरे साथ एक और था, दामोदर करके था हवालदार, और उस समय मैं क्राफ्ट्समैन था। वहां से चिल्ला रहा है अमृतलाल अमृतलाल, लेकिन मौसम इतना ठंडा था, इतनी प्यास लगी हुई थी चलने के बाद, हर एक चीज बर्फ है तो बर्फ ऐसे खा रहे, यहाँ गला पूरा बंद हो गया, आवाज नहीं निकल रही है, कैसे पुकारे हम, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ गिर गया हूँ। फिर मेरे पास लाल झंडी एक दी जाती है कि झंडी फहराना तो लोगों को पता चले कि खतरा है, यहाँ खतरा है। हेलीकॉप्टर ढूंढते ढूंढते आया। ओके, वहाँ दाढ़ी करने का आदेश नहीं है वहां पे, कि एक बार वहां से गए तो आई कार्ड वगैरह सब जमा हो जाता बेस कैंप से है, कि भाई ये वापिस आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये कुदरत की इतनी मार है और दूसरी वहां पाकिस्तान की मार है, तो कैसे वो बच करके आएगा, वो तो एक ईश्वर का मतलब एक करिश्मा है, आप मान करके चलो। तो वो हेलीकॉप्टर आया, जो चीता हेलीकॉप्टर, 2 आदमी उसमें बैठते हैं, एकदम लो लेवल में भी नीचे जाता है। कि उन्होंने देखा मैं झंडी, आवाज तो गले से निकल नहीं रही, मुझे वहां से वो पिक किया, रस्सा डाला, उठाया, उठा करके फिर मुझे ले करके गया, और नीचे बेस के में मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, और तुरंत फिर वापस उसमें छोड़ दिया। तो ये कितने घंटे का रहा, आपने आप यहाँ पे फंस गए थे? सुबह यहाँ से अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हम चलते थे, और 8 बजे मैं वहां से गिर गया था, और शाम 3 बजे तक वहां में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन मेरे माता पिता के आशीर्वाद, मैंने उस समय शादी नहीं की थी, इसलिए बीवी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट माता पिता के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद, और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से आज आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत गहरी बात है ये। मौत को इतना करीब से देखते हैं, यानी हमको लगता है कि यार ये तो आखिरी दिन आ गया हमारा। जी, जिंदगी के मायने कैसे होते हैं उस टाइम पे? जिंदगी के मायने ऐसा है, देखो जिंदगी हमेशा अगर आप सोचो पॉजिटिव थिंक, कि कहीं ना कहीं रास्ता निकल आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सब रास्ते आपके लिए बंद हो गए। और मैं शुरू से ही इतना धार्मिक आदमी था, जब भी जाते थे तो माँ दुर्गा को याद किए बगैर हम जाते रहते। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्वं तमेका भवानी। माँ भवानी को याद करके जाते थे। कि कहीं भी चले जाओ, हर जगह माँ भवानी आपका साथ देगी। पहली माँ भवानी आपकी माता है, जिसने आपको जन्म देकर के संसार में लेके आई, और दूसरी वो माँ बैठी है जगदम्बा, जो पूरी दुनिया को संभाल करके रखा हुआ है। तो उस पर पूरा हमें भरोसा था, पूर्ण विश्वास था, कुछ नहीं होगा, हमें कहीं न कहीं से आ जाएंगे ढूंढते हुए। पूरी टीम निकली ढूंढते ढूंढते, और हमें वहां से निकाला गया। लेकिन वो जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बहुत ही कम थी, कि इसके बाद तो कोई चांस नहीं वहां पे। न खाना है, न पीना है, न कुछ। इतनी -डिग्री टेम्परेचर में आप सुन्न हो जाएंगे। हाथ पैर ऐसे ही काम करना बंद कर दिया था। बराबर, बहुत मुश्किल है। तो जवानों को इसलिए ही सैल्यूट है कि इतनी मुसीबत के बाद भी वो हमारी देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। डेफिनेटली मिलिट्री में भाईचारा बहुत होता है,
जो साथी आपके जो मिलिट्री वाले हैं उनके साथ आपके रिलेशन बहुत बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आर्मी के अंदर जब भी जवान, जूनियर कमीशन ऑफिसर और ऑफिसर्स जो रहता है, हाँ। एक परिवार के तौर पे रहता है। ओके। आज आर्मी में कोई भी गेम्स होते हैं, गेम्स इसलिए कराई जाती है कि आपस में एक दूसरे मिले, एक दूसरे बातचीत करे और बॉन्डिंग करे। हाँ। जब भी यहाँ से नाइट रूट मार्च होगा, कमांडर सबसे आगे, लाइक मैं कर्नल हूँ, हाँ। तो सबसे आगे मैं रहूंगा और मेरी टीम मेरे पीछे होगी। हाँ। मैं सबसे आगे उनको जो आदेश पास करूंगा, हाँ। वो आदेश सबसे पहला मैं पूरा करूंगा, इसके बाद मेरी टीम मेरे साथ चलेगी। हाँ। तो उनको पता है कि मेरा कमांडिंग ऑफिसर मेरा भगवान है, ओके। मेरा कमांडिंग ऑफिसर मेरे साथ चल रहा है, मेरा सुख दुख में वो मेरा साथी है, हाँ। मुझे छुट्टी जाना है वो मुझे छुट्टी देगा। हाँ। मेरी ट्रेनिंग, मेरा कैरियर, हर चीज के बारे में जो बोलेगा वो एक, कमांडिंग। समझ लो कि वो एक लकीर है, हाँ। और उस लकीर को मैं लांग करके नहीं जा सकता हूँ। हाँ। हाँ। तो इसलिए वो जो बॉन्डिंग है, छुट्टी जाएगा, इंटरव्यू होगा, किस लिए जा रहा है आप, हाँ। बोला मेरी माता जी बीमार है, ठीक है आपको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ हाँ। कंपनी से पैसे दिलाता हूँ। आने के बाद फिर दोबारा इंटरव्यू होगा उसको, हाँ। कैसा हालत है, मम्मी वगैरह सब ठीक है, हाँ। परिवार में पिताजी सब ठीक है, भाई क्या कर रहे हैं, कोई हमारी मदद की जरूरत है तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। और जब भी महीने में एक बार बड़ा खाना होगा तो हम जवानों के साथ बैठ करके उनके साथ खाना खाते हैं, बैठ करके जो खाना खा रहे हैं वही खाना हम खाते हैं। ओके। तो वो हमारी एक बॉन्डिंग हो जाती है, हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं हाँ। कि नहीं मेरे साहब नहीं जाएगा, मैं आगे जाऊंगा, अगर मौत भी आई तो मैं सबसे पहले गोली मेरी छाती में मेरे को लगेगी, मेरे साहब को नहीं लगेगी। हाँ। ये चला गया तो इन लोगों को कौन लुक आफ्टर करेगा, ओके। ये भावना हो जाती। हम्म। गेम्स के अंदर भी इतनी तगड़ी, मतलब उनके अंदर जो एक स्टेमिना आ जाती है कि कैसे उनके साथ रहना है। सही में मैं तो ये कहता हूँ दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट अगर कोई सर्विस है तो आर्मी सर्विस। आर्मी में जो बॉन्डिंग है, जो परिवार है, आज की डेट में मैं 5 दिसंबर 2013 को ब्रेक लिया, मैं रिटायर तो नहीं बोलूंगा, हाँ। बट ब्रेक जो मैंने लिया है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 33 इयर्स 6 मंथ एंड 18 डेज ओके। एक्टिव सर्विस इन इंडियन आर्मी। हाँ। इतना सर्विस करने के बाद और आज ब्रेक लेने के बाद भी तकरीबन 11 साल के ऊपर हो गया, हाँ। 12वां साल चल रहा है, ओके। 13 और 25। हाँ। तो आज भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं रिटायर हुआ हूँ। हाँ। आज पूरे भारतवर्ष में तकरीबन में 5,000 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर, ऑफिसर्स और जवान के साथ मैं कांस्टेंट लाइव हूँ। हाँ। तो ये ट्रेनिंग की बदौलत इतना सारा होता है, ये ट्रेनिंग ऐसा आपको मजबूत कर देगी। यस, मैं गुजराती नहीं हूँ, हाँ। मैं राजस्थानी नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश नहीं हूँ, यहाँ सब ऑल आर इंडियंस, ऑल आर फौजी, हाँ। नो कास्टिज्म हाँ। कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये अनुसूचित जाति का है। हाँ। नहीं, नहीं। नेवर एवर, ऑल आर इक्वल इंडियंस। मंदिर में जाएंगे, मंदिर नहीं होता हमारे, हम्म। सर्वधर्म स्थल, हम्म। वहां पे मस्जिद भी होगी, मंदिर भी होगा, गुरुद्वारा भी होगा, ओके। चर्च भी होगा। ओके। जितने मुसलमान की कम्युनिटी ज्यादा होगी तो इफ्तार पार्टी में जाएंगे, हाँ। क्रिश्चियन का इवेंट होगा तो उसमें जाएंगे, हाँ। गुरुद्वारा में जाएंगे, हर संडे को उनका गुरुद्वारा होगा तो गुरुद्वारा, हर मंगलवार को मंदिर परेड होगा मंदिर में। तो ये हमारा जो एक बॉन्डिंग है, हाँ। यू कैनॉट, मैं तो बोलता हूँ हिंदुस्तान में भी यही होना है यही होना चाहिए। कि सारे मंदिर मस्जिद क्रिश्चियन ये सब हटा दो और उसकी जगह पे एक रखो स्थान, सर्वधर्म स्थल। उसके लिए मैं अगले एपिसोड में पूछने वाला था, मगर मैं आज पूछने वाला हूँ कि मिलिट्री की ट्रेनिंग मुझे लगता है कंपलसरी होनी चाहिए स्कूल में। 100% होनी चाहिए। मैं भी आपको मेरे सजेशन में या लास्ट अगर मुझे आप मैसेज में बोलते तो जरूर मैं आपको बताता। मिलिट्री ट्रेनिंग आज दुनिया के तकरीबन 26 देशों का अध्ययन करने के बाद आज सेना के अंदर हम लोगों ने, या भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाँ। 14 जून 2022 को एक अग्निपथ जो स्कीम लेकर के आए। अग्निपथ स्कीम के द्वारा कि भारत
के जितने भी युवा वर्ग से ज्यादा लोग को हम सेना में जोड़े। ओके। हर एक जवान को मौका मिले। हम्म। ये 4 साल करके आएगा और उसके बाद भी उसका करियर ब्राइट रहेगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि उसका करियर ब्राइट नहीं रहेगा। हम्म। तो वो अग्निवीर अग्नि। कि भाई अग्निवीर लेकर के आए और आज वो अग्निवीर जो है बहुत ही जबरदस्त कामयाब है। हाँ। उससे क्या होगा कि अग्निवीर 4 साल करने के बाद 25% या अभी कुछ हो सकता है उसमें आने वाले समय में कुछ सुधार होकर के 50% होगा। हाँ। कि 50% जो कृमि लोग हैं हाँ। वो सेना के अंदर परमानेंट हो गए। रेस्ट ऑफ द पीपल विल गो आउट एंड दे विल बी गोइंग टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हाँ। नॉट गोइंग हियर एंड देयर, हाँ। दे विल बी गोइंग इन सीएपीएफ। हाँ। जो सीएपीएफ क्या है? ये जो आपका जो 7 इसके अंग है सीएपीएफ के, हाँ। उसमें सबसे पहला जो अंग है वो है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ओके। जिसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब है। हाँ। फिर दूसरा जो है उसमें अंग आता है आसाम राइफल। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंड हैंडलिंग बाय द गृह मंत्रालय। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो गृह मंत्रालय है वो पूरा इसको हैंडल करती है। फिर तीसरा जो इसका अंग है वो है आईटीबीएफ बीपीएफ। हाँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर को पूरा कवर करता है। जो 704 किलोमीटर हमारी लंबी एलओसी, कभी मौका मिलेगा तो एलओसी पर हमारा एक पॉडकास्ट होगा और पूरी चीज बताएंगे। Definitely, हमारा इसके बाद सौभाग्य चाहिए। तो ये इनको सारे हर एक को अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई। तो मैं ये कहूंगा कि भी 7 जो इसमें अभी डिटेल में नहीं बोलूंगा, इसमें बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीएफ, सीआरपीएफ, जो आज इंटरनल सिक्योरिटी जितनी भी है उनकी जिम्मेदारी इनको सीआरपीएफ को दी हुई है। इसके बाद सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, जो आज पूरे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उससे तमाम एयरपोर्ट को सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी इनको दी हुई। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ओके। एनएसपीजी। तो ये नहीं, एक एसएसडी है, हाँ। सशस्त्र सेना दल। ओके। जो सशस्त्र सेना दल है वो बांग्लादेश के वहां पे लगा, म्यांमार और बांग्लादेश वाली जो बॉर्डर है वहां पे लगा। आईटीबीपी जितने भी चाइना बॉर्डर पे लगाया हुआ। ओके। बीएसएफ को पूरा जो है पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लगाया हुआ। और इसके बाद सीआरपीएफ है जो इंटरनल सिक्योरिटी जितनी भी है उनको कवर करने के। तो इनके जितने भी हमारे अग्निवीर 4 साल पूर्ण करने के बाद निकलेंगे, उनको 20% रिजर्वेशन दिया हुआ है। दे विल बी गेटिंग ए जॉब। कॉर्पोरेट वर्ल्ड विल गेट, भाई हमारे पास एक ईमानदार, एक एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन सोल्जर आ रहा है, विल बी गेटिंग फर्स्ट जॉब इन दैट। ओके। गवर्नमेंट सिविल पुलिस के अंदर उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और पूरे तमाम स्टेटों ने एक्सेप्ट किया कि वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम। ओके। तो इसके बाद फिर क्या है, उससे फायदा क्या होगा कि आने वाले समय में अगर 2 फ्रंट वॉर लग गया, भारत और चाइना दोनों ने अटैक कर दिया, तो ये जो रिजर्व फोर्स है, ये रिजर्व फोर्स आपको काम आएगी। और ये जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। भारत का प्रत्येक नागरिक, मैं तो ये कहूंगा आज चाइना के अंदर कंपलसरी है, अमेरिका के अंदर कंपलसरी है, इजराइल के अंदर कंपलसरी। इजराइल में तो आप देखो घर घर से फौजी है, लड़की फौजी है। हमारी लड़की को यहाँ कोई पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। उतना मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग है कि 10 लड़के भी सामने आ गए तो 10 को गिरा देगी। इतना मतलब मार्शल आर्ट उसके अंदर आ जाता है। तो साउथ कोरिया में भी शायद वो हर जगह पे। इसलिए जरूरी है कि ये जो स्कीम नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं और 3-4 महीने के बाद उनको इम्प्लीमेंट किया है और अभी बहुत अच्छा प्रतिभाव हो रहा है कि युवा आर्मी। ओके। देखो, अगर 40 साल के लड़के को या जवान को आप बोलोगे पहाड़ी चढ़ जाओ, चढ़ जरूर जाएगा, मगर मुश्किल रहेगा, थोड़ा मुश्किल रहेगा डेफिनेटली। और वो परिवार से भी घिरा हुआ, उसके बच्चे होंगे, उनकी शादी करनी है, लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, उनका एजुकेशन देखना है, माँ बाप बीमार हो रहे हैं उनको भी देखना है। तो आपको अभी इस हालत में क्या है कि यंग आर्मी मिल रही है। इसको लाने का सबसे बड़ा अगर कोई वो है, ये नहीं कि इनको पेंशन नहीं देना है, वो नहीं है। मैक्सिमम लोग इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो, उसके अंदर एक देशभक्ति का भाव जागृत हो, जिससे लोग सेना में आए
और ये जो कार्य है उसको आगे बढ़ाएं। ओके, ये सबसे बड़ा उसका कारण है। डेफिनेटली। आपने प्रधानमंत्री की बात बोली तो वही क्वेश्चन करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सेना में क्या बड़े बदलाव हुए? बहुत सारे बदलाव है, बहुत सारे। मैं तो ये कहूँगा कि आज भारत की जो ताकत है वो आज किसी भी दुनिया के देशों की अगर ताकत आप समझ लो तो एयरफोर्स सबसे बड़ी ताकत। हाँ, एयरफोर्स के अंदर आज हमारे पास 1960 के एयरक्राफ्ट है। ओके। क्या टेक्नोलॉजी रही हुई 1960 और आज अब 25 चल रहा है। 65 इयर्स हो गया। मेरा बर्थ 1960 में ही हुआ है, 25 जून 1960। ओके। 18 जुलाई 1960 और आज मैं 65 इयर्स का हो गया। 65 इयर्स पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ अभी आप जी रहे हो। थिंक ओवर। बहुत मुश्किल है। हमारे पास मिग 21, मिग 23, मिग 29, मिग 27, ये जितने भी पुराने एयरक्राफ्ट है उन पुराने एयरक्राफ्टों को इमीडिएटली भारत को रिप्लेस करना पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी वाले, आधुनिक दुनिया के साथ कदम मिलाने वाले आज मोदी जी ने सबसे पहला अगर कोई कार्य किया है तो भारत में फ्रांस से आधुनिक टेक्नोलॉजी का रफाल लेकर के आए हैं, जिसके 2 स्क्वाड्रन हमने खड़े कर दिए। भारत में आज की डेट में 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है। ओके। 42 एयरफोर्स स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर प्लेन होते हैं। ओके। जो दुश्मन को छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। तो आज भारत में 42 नहीं है हमारे पास 31 स्क्वाड्रन है। ओके। अब वो 13 स्क्वाड्रन में 2 रफाल स्क्वाड्रन हो गया। 13 सुखोई, जो रशिया से 272 सुखोई प्लेन हमारे पास है, जो एयरक्राफ्ट, जो फाइटर प्लेन है, वो है सुखोई मार्क 1। 13 और 2 कितने हो गए? 15 स्क्वाड्रन हो गए। 15 स्क्वाड्रन के बाद में 2 स्क्वाड्रन जो है वो हमारे पास ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LC है, यस, मार्क 1, वो 2 है। तो 15 और 2 कितने हो गए? 17। 3 स्क्वाड्रन हमारे पास मिराज 2000 के हैं, कितने हो गए? 20। 5 स्क्वाड्रन हमारे पास जेगुआर है, जो जेगुआर जामनगर बेस से, जिसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने वाला अगर कोई जहाज है भारत के पास तो वो जेगुआर। ओके। तो कितने हो गए? 25। 3 हमारे पास मिग 29 अपग्रेडेड वर्सन, पुराने समय की टेक्नोलॉजी वाला बोल रहा हूँ, अपग्रेडेड, वो है 3 स्क्वाड्रन। और 3 स्क्वाड्रन हमारे पास मिग 21 है, बाइसन। ओके। तो आपको नहीं लगता है कि हमें अभी इसलिए हमने अभी 283 फाइटर प्लेन का ऑर्डर दिया हुआ है, जो इंजन की वजह से GE अमेरिका से जो पावरफुल एक इंजन जो आता है, जो हमारा LC है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन का फ्लाइट है, उसको कवर करने के लिए किया गया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जो 42 स्क्वाड्रन चाहिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अप्रूव्ड है। 42 स्क्वाड्रन रन करने के लिए, यानी कि आज की डेट में भारत के पास 750 एयरक्राफ्ट है, लेकिन चाहिए कितने? अभी और चाहिए 17 और स्क्वाड्रन खड़े करने होंगे। 17 × 18 कितना हो गया? ऑलमोस्ट, मतलब 1000 एयरक्राफ्ट आपको चाहिए टू फाइट विद चाइना एंड पाकिस्तान। ओके। टेक्नोलॉजी बदल रही है, AI का जमाना आ गया, तो चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी, उससे हर टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट हमारे पास होना चाहिए। तो अभी जो एग्रीमेंट चल रहा है अमेरिका के साथ कि F-35 लेना है, या रशिया से हमें F-57 लेना है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है मोदी जी ने बहुत बहुत सोच समझ करके जबरदस्त कार्रवाई करते हुए कार्य किया है। PI-8 जो सबमरीन हंटर है, समंदर में कहीं भी अगर सबमरीन आपकी चल रही है, PI-8 जो हमने अमेरिका से खरीदा हुआ है, वो समंदर से खोद निकाल करके दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, वो वहां से आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
42 बेड़े जो हमें नेवी के लिए चाहिए, उसमें आधुनिक से आधुनिक हमारे पास एक ही कैरियर था, लेकिन मोदी जी आने के बाद आज की डेट में हमारे पास विक्रमादित्य एंड दूसरा विराट, INS विराट, ये 2 बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हिंद महासागर के अंदर हम खड़ा कर सकते हो। नेवी भी इतनी हमारी तैयार है, हमने आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी की गनें, आज अगर कारगिल के अंदर में विजय प्राप्त करी है तो बोफोर्स गन हमारे पास है। इसके अलावा पिनाका और रशिया से ब्राह्मोस मिसाइल, दोनों ने मिलकर के हमने ये टेक्नोलॉजी को तैयार किया, रशिया एंड इंडिया। ओके। ब्राह्म यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर, मोस माने मॉस्को। ओके। आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, रशिया में मैं 1 साल कोर्स करके आया हूँ। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का जो टैंक है 2K-22M तुंगुस्का वेपन सिस्टम कोर्स इन मॉस्को। ओके। तो ये है ब्राह्मोस। ये ब्राह्मोस के अंदर इतनी बड़ी ताकत है, 4 लेयर सिक्योरिटी है कि दुनिया का कोई भी जहाज अगर आएगा 1000 किलोमीटर की विसिनिटी में, तो उसको वो आराम से ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। आत्मनिर्भर भारत के बारे में क्या कहना है? देखो, आत्मनिर्भर तो सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा। किसी भी कंट्री के साथ आज तक पहले वाली जितनी भी गवर्नमेंट होती थी, वो उनके साथ जब डील करती थी, फॉर एग्जांपल रशिया से हमने सुखोई जहाज खरीदा, या सुखोई का हमने डील कर दिया कि भाई हमें सुखोई चाहिए, MiG-21 चाहिए, MiG-23 चाहिए, MiG-27 चाहिए, MiG-29 चाहिए। तो हर एक चीज उनका सर्विस करना है, या कोई उसमें खराबी आ गया उसका मेंटेनेंस करना है, तो मेंटेनेंस इंजीनियर कहाँ से आता था? रशिया से। बट आज मोदी जी आने के बाद में एक लिमिटेड एग्रीमेंट होता है कि भाई इतने जहाज मैं आपसे खरीदूंगा, जैसे राफेल, कि भाई मैंने इतने जहाज आपसे ले लिया, लेकिन इसके बाद टेक्नोलॉजी मेरी होगी, मैं इंडिया में ही बनाऊंगा। ओके। तो ये एक सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो ये टेक्नोलॉजी हुई। टेक्नोलॉजी अगर हमारे आई तो हम खुद बनाएंगे इसको। आज देखिए, दुनिया के कई देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। वो भी जरगन भारत बना रही है। भारत अनेक प्रकार के गन्स बना रही है, राइफल बना रही है। अभी अभी हमने AK-214 राइफल, जो कि लखनऊ के आगे जो बाराबंकी एरिया है, वहां पे एक बड़ा फैक्ट्री डाला है जो AK-47 को रिप्लेस करेगा। उससे भी आधुनिक टेक्नोलॉजी की राइफल जो हमने तकरीबन 7 लाख का ऑर्डर दिया है। तो 7 लाख में 1 लाख यहाँ बनेगी, और बाकी नहीं, 1 लाख उनकी यहाँ आएगी जो इसको असेंबल करेंगे, और बाकी हम यहाँ बनाएंगे। अभी आपने बड़ौदा में एक प्लांट जो टाटा ने टेक ओवर किया, जो ट्रांसपोर्ट प्लेन C-295, जो यहाँ बड़ौदा में दर्जीपुरा के आगे उद्घाटन हुआ, वो भी टेक्नोलॉजी वही है कि 4 फ्लाइट यहाँ आएंगे, बाकी की हम बनाएंगे। तो ये आत्मनिर्भर भारत का, उसमें हजारों लोगों को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हम खुद उसको बनाएंगे, और इसके बाद वहां से उनके इंजीनियर को लाने की जरूरत नहीं, हम अपने आप उसको कर सकते हैं, और कॉस्ट कटिंग भी होगी। तो इस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेक इन इंडिया, ये जो प्रोजेक्ट मोदी जी ने चलाया है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, कहीं भी हो, और उससे सबसे बड़ा अभी जो हमारी भारत की 3 कंपनियां हैं, एक HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, एक लार्सन एंड टुब्रो है, और टाटा, और एक और कंपनी है, उनको ये जो कॉन्ट्रैक्ट अभी उनको इन्वॉल्व किया सबको कि आप बनाओ, तो रोजगार भारत में रहेगा, भारत का पैसा भारत में रहेगा। सिर्फ हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, हमारा इंजीनियर जाएगा वहां सीख करके आएगा कि भाई ये अगर चाहिए तो हम ले सकते हैं, 2-4 लेंगे, लेकिन इसके बाद हम खुद बनाएंगे। मोदी जी का विजन ही है इतना बड़ा। डेफिनेटली जो कोई अपोजिट वाला भी होगा वो भी ऐसा तो बोलेगा ही, उनको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि है ही इतना, उनको मुद्दा तो चाहिए। ये तो मैं आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में बात बताई, इसके अलावा भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। वे बैक इन, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, 90s, 2000, आज जाकर के देखो रोड, जो एक समय ऐसा था जम्मू से
ले पहुंचने में आपको 4-5 दिन लग जाता था, आज आप दूसरे दिन जब वहां पे पहुंच जाते हो। उसी दिन पहुंच सकते हो। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे शुरू किया तो शाम को आप ले पहुंच सकते वो टनल की वजह से नया बना। हो। टनल भी बना है, तो हाँ। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना मतलब बजट, पूरे जितने भी एरिया है तमाम एरिया के अंदर, नॉट ओनली हियर। पहले हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह नहीं होते थे, बुलेट प्रूफ पटका नहीं होता था, तो हमारे जवान, कई जवानों की जाने जाती थी इंसर्जेंसी एरिया के अंदर, इन्फिल्ट्रेशन के अंदर, जहां लड़ाई के अंदर जाता था तो उसको गोलियों का सीधा शिकार बनता था। आज हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये आने के बाद जवानों का मोराल अप हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी आने के बाद कभी एक दिन छुट्टी नहीं लिया है। जब दिवाली आएगी वो पोस्टों में जाता है, बॉर्डरों में जाकर के, पोस्टों में जाकर के अपने मंत्रियों को भेजता है तमाम जगह पे। तो ये आने के बाद काफी बदलाव हुआ है और जवानों का मोराल बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ है। बहुत स्ट्रांग हुआ है। हाँ, जब आपके प्रेसिडेंट आपके साथ बैठते, आपके साथ रहते, तो डेफिनेटली वो अलग ही जज्बा होता है फिर। जी जी जी। उनके बोल्ड डिसीजन तो हमने देखे हैं, एक तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो डिसीजन लेना कितना मुश्किल था और लेने के बाद क्या हुआ? उड़ी जब स्ट्राइक हुआ था 2019 के अंदर, सही मानों में अगर मैं ये कहूँ कि ये एक कायराना हमला था। बहुत लश्कर-ए-तोयबा के द्वारा जो हमला किया गया कि हमारे जवान बैरकों में सोए हुए हैं और रातों रात आकर के आर्मी ऑफिसर या जेसीओ जवान के यूनिफॉर्म में आए और ताबड़तोड़ उन्होंने उन पर फायरिंग किया और ग्रेनेड फेंके गए और उसमें कई जवान हमारे जो शहीद हो गए थे। तो तुरंत 12वीं 13वीं भी नहीं होने दिया, उन्होंने कहा कि भी हमें उसका बदला लेना, टिट फॉर टाइट। जैसे इजराइल की तरह उन्होंने तुरंत ही बोला हम एक्शन लेंगे। इमीडिएटली वो मीटिंग बुलाई, सारे जनरल को बुलाया, आर्मी नेवी एयरफोर्स को बुलाया और विपक्ष के लोगों को भी बुलाया कि भैया हम करने जा रहे हैं। और 12 दिन के अंदर दुश्मन के घर में घुस करके हम सर्जिकल स्ट्राइक करके आए और 330 जितने जो उग्रवादी थे और उनके जितने भी स्लीपर पेड थे, उनके जितने भी उग्रवादियों के अड्डे थे, उन तमामों को तहस नहस करते हुए एक भी जवान को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाते हुए वो सुरक्षित अपने स्थानों में वापस आए। और पूरा ऑपरेशन मोदी जी ने पूरी रात देखा, सुबह तक लिया। जब उनको ऑर्डर मिला किसी जवान को कोई नुकसान, बोला कोई जवान हो, और पाकिस्तान को पता तक नहीं चलने दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ये नया भारत है। ये नया भारत है, यह आधुनिक भारत है। और सिमिलर जो पुलवामा अटैक हुआ, तो उसके तुरंत दूसरे दिन जो उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक का जो प्लान किया, 12वीं 13वीं नहीं होने दिया, 12 तक। क्यों? कारण ऐसा है, देखो कहीं भी अगर आपने अटैक करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हुक्म मिला कि भी पावागढ़ में अटैक करना है, जब पावागढ़ की ज्योग्राफी मुझे नहीं मालूम है, उसका एरिया मुझे मालूम नहीं है, उसका मुझे रेकी नहीं किया है, तो हाउ कैन आई गो एंड अटैक देयर? मतलब कोई भी अटैक करने से पहले आपको पूरा उनका ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसकी मिलिट्री स्टेटस क्या है, उनके पास क्या हथियार है, ये सारी चीजों को जानकारी लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 12-13 दिन के अंदर ये जो हमारे पुलवामा जो अटैक हुआ था, उस समय हमारे ये 40 जवान जो शहीद हुए, एंड वो दिन था 14 फरवरी, जो ब्लैक डे के दिन आज भी हम उसको मनाते हैं। और मुझे इन चार जाबाज 40 जवानों के लिए ये जो बाप्स हैं यहाँ पर, बोचासन वाले अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी, जो डॉक्टर ज्ञान उसल स्वामी के हाथों से मुझे 40 लाख का चेक इनायत किया गया था। इनके परिवार वालों में गया, सहस मैंने स्वीकार किया और आने वाले 1 हफ्ते के अंदर उनके परिवार वाले को बुला करके उसको 1 लाख का चेक मैंने इनायत किया। बहुत बहुत महान काम है डेफिनेटली, क्योंकि वो देश के लिए अपनी जान देते हैं, तो हम जितना हो सके इतना उनके लिए करना चाहिए। जी डेफिनेटली।
ये विषय ऐसा है कि अगर बालाकोट स्ट्राइक के बारे में बोलना है, सर्जिकल स्ट्राइक बोलना है, तो इट टेक्स टाइम. यू कैन नॉट पूरा विद इन ए मिनट और टू. ओके. हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप गुजरात के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के भी अध्यक्ष हैं. तो मोदी सरकार के कार्यकाल में सेना और पूर्व सैनिक के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? जी, मैंने आज 6 साल पहले अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में मैंने दायित्व लिया. हाँ. तो कई सालों से हमारा एक बहुत बड़ा पेंडिंग प्रश्न चल रहा था गुजरात गवर्नमेंट के साथ. वो था कि गुजरात से कोई भी जवान अगर शहीद होता है, जो देश के लिए आन बान शान को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, ऐसे जवानों को मात्र मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी. तो लगातार 7 साल के हमारे प्रयासों से हमने 3 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए. सबसे पहला ये था कि जवानों को 1 लाख की जगह 1 करोड़ की धनराशि मिलने, और ये संभव हुआ हमारी अध्यक्षता में. ग्रेट. 22 अगस्त 2022 को माननीय गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी के द्वारा तमाम विपक्षों को साथ लेते हुए, कमेटी को साथ लेते हुए उन्होंने ठराव पसार किया कि आज के बाद गुजरात से कोई भी जवान शहीद होगा तो उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी. इसके अलावा उसके माता पिता जब तक जिंदा रहेंगे, हर महीने 5-5 हजार रुपये उसके माता पिता को दिया जाएगा. उसकी पत्नी जब तक जिंदा रहेगी, दूसरी शादी नहीं कर लेती है, तब तक उनको उनके पति की जितनी तनख्वाह थी उतना पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा. उसके अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को हर महीने 5-5 हजार रुपया उनको एजुकेशन ग्रांट उनको दी जाएगी. तो ये सबसे बड़ा अगर जो कार्य है वो हमने किया. और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर फ्रंट लाइन पे वो है तब दिमाग में ये सब बात नहीं होगी कि मेरे घर वाले, उससे जवानों का मोरल अप होगा, उनके परिवार वालों को मोरल अप हो गए. कल को कोई बात हो गई तो हमारी सरकार हमारे साथ है. गुजरात पहला ऐसा राज्य है जो आज 1 करोड़ मैंने 2 लोगों को दिलाया है. हमारा एक जवान अहमदाबाद से था जो शहीद हुआ था, तो उनके परिवार वालों को भूपेंद्र भाई पटेल ने 1 करोड़ का चेक उनके परिवार वालों को दे दिया. दूसरा एक जवान जो था उनको भी उनके परिवार वालों को दिया गया. तो ये एक सबसे बड़ा, हमें भी बड़े दिल में खुशी हुई कि चलो हम उनको कुछ चला गया है, वो जो चले गए हैं वो तो चले गए, मगर हम उनको राहत तो दे सकते हैं. डेफिनेटली राहत दे सकते हैं. और दूसरा बड़ा ये कार्य हमने किया था कि सेना के अंदर जो अवार्ड है 2 प्रकार के होते हैं. पहला अवार्ड है वो गैलेंट्री अवार्ड है, जो लड़ाई के दौरान में अवार्ड जो दिया जाता है उसको गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं. और वो अवार्ड वो है, सबसे पहला है परमवीर चक्र, पीवीसी जिसको बोलते हैं. तो पीवीसी को मात्र गुजरात सरकार के द्वारा 17,500 रुपया दिया जाता था. उस धनराशि को बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया कर दिया. परमवीर गुजरात से अगर किसी भी जवान सेवारत या सेवानिवृत्त उनको 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी. दूसरा जो गैलेंट्री अवार्ड है वो है महावीर चक्र, एमवीसी. उनको 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी. पहले 13,500 दिया जाता, 13,500, अभी उसको बढ़ा करके 50 लाख रुपए कर दिया. तीसरा जो अवार्ड है गैलेंट्री अवार्ड वो वीआरसी है, वीर चक्र. वीर चक्र विजेता को 10,500 दिया जाता था, उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए की धनराशि. सिमिलर डिस्टिंग्विश अवार्ड जो है, यानी कि अशोक चक्र, सिमिलर पीवीसी के बराबर है अशोक चक्र, उसको 1 करोड़. कीर्ति चक्र जो महावीर चक्र के सिमिलर है, उनको 50 लाख. वीआरसी के बराबर जो है वो है शौर्य चक्र विजेता, उसको 25 लाख.
ओके। और दूसरे जो काउंटर इंसर्जेंसी एरिया के अंदर 4 ऐसे सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, हाँ उनको 5 लाख रुपया मिलेगा। ओके। उत्तम युद्ध सेवा मेडल उनको 3 लाख मिलेगा। हाँ हाँ युद्ध सेवा मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, उनको 1 लाख रुपया मिलेगा। तो ये हमने कार्य किया। और पीस टाइम अवार्ड जो है, परम विशिष्ट सेवा मेडल को 5 लाख, अति विशिष्ट सेवा मेडल को 3 लाख और विशिष्ट सेवा मेडल को 1 लाख। ये 13 प्रकार के मेडल को समझाने में 4 सीटिंग मैंने आईएएस अधिकारी का वहां गांधीनगर में लिया, तब जा करके उनकी गले से बात उतरी कि ये मेडल होता है और ये हमको देना चाहिए। और आपकी मेहनत दिखती है, आपको सब मुंह जुबान ही याद है। वो डेफिनेटली बड़ी बात है। तो ये जब कहीं डिस्कस किया होगा तब तो यार हाँ, वही वही एग्जैक्टली वही है। तो सर हमें बताइए, रिटायरमेंट के बाद सैनिकों की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है सर? रिटायरमेंट के बाद सेना में सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो एक जवान 15 साल 20 साल नौकरी करने के पश्चात जब उसको आगे की प्रमोशन नहीं होती है, तो जब वो रिटायर होकर के आता है तो उसको जो जॉब मिलना चाहिए, जितना वो डिसिप्लिन सोल्जर है, जितना ईमानदार बंदा है, जिसको इतना नॉलेज है, गने चलाई, राइफलें चलाई, हथियार चलाया, इतना मैनेजमेंट है, इतना एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन आखिर में क्या, एक कंपनी के गेट में एक नॉर्मल 8वीं 10वीं क्लास पढ़ा लिखा जो एक सिविलियन जवान वहां पे एक सिविलियन ड्यूटी देता है, उसकी जगह पे उसको खड़ा कर दिया जाता है, तो कितना बड़ा इंसल्ट होगा। बहुत बड़ा, डेफिनेटली। मैं तो हर एक टीवी के माध्यम से सब लोगों को बताते रहता हूँ, सरकारी डिपार्टमेंट को भी बताते रहता हूँ कि भाई इनको आप मिसयूज मत करो। या आने वाले समय में अगर लड़ाई लगी तो यही जवान दौड़ करके जाएगा और देश को बचाएगा, यही जवान बचाएगा। तो उनको अगर आप इज्जत नहीं देंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, उनके परिवार वालों को सम्मान नहीं देंगे, तो वो वहाँ बॉर्डर पे बैठा हुआ जो जवान है उसका मोरल डाउन हो जाएगा। तो मेरे पीछे कौन है? एक्चुअली तो ये जो पूर्व सैनिकों के लिए मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर कोई कार्य किया है टेक ओवर करने के बाद, तो ये ओआरओपी, जो उनका जो पेंशन था, ओआरओपी का 1 रैंक 1 पेंशन, यानी कि अगर मैं हवलदार रैंक से रिटायर हुआ हूँ 1980 में और दूसरा एक हवलदार जो रिटायर हो रहा आज की डेट में, तो 80 में रिटायर होने वाले जवान का पेंशन 12,000 था और अभी के जवान जो रिटायर हो रहा उसका पेंशन 25,000 है। तो ये एनोमलीज क्यों? इस एनोमलीज को दूर करके उस पेंशन को 1 कर दिया। चाहे वो 80 में हो, 90 में हो, 20 में हो, 30 में हो, प्रोवाइडेड द लेंथ ऑफ द सर्विस। इनकी कैटेगरी रखी, 15 साल में जाएगा तो इतना, 20 में इतना, 30 में इतना, 35 में इतना, ये एक कैटेगरी रखी है। तो जितनी लंबी सर्विस उतना पेंशन ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा मिसाल नहीं देना चाहिए, बट मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो कलर सर्विस करके 20 साल वाला जाता है, तो उनका पेंशन कुछ अलग होगा। और मेरा पेंशन आज की डेट में 1,10,850 के करीब जो है बेसिक पेंशन है, और उसके ऊपर जो भारत सरकार डीए दे रही है वो होगा। तो कुल मिला के मतलब 168 के आसपास सब कुछ हो जाए, या 170। तो उसके अनुसार ये जो कार्य मोदी जी ने किया है, ये अद्भुत कार्य किया है। आज सेना का हर एक जवान निश्चिंत होकर के विदाउट डूइंग एनी जॉब, वो आराम से जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी जिंदगी जी सकता है। तो ये 1 रैंक 1 पेंशन और ओआरओपी जो दिया है कि हर 5 साल के बाद में उसका पेंशन जो रिवीजन होगा, तो ये रिवाइज हुआ है। पहला मेरा जो पेंशन था वो 94,500 था, 94,500। अभी रिवाइज होकर के आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि मैं 2013 में रिटायर हुआ, तो 5 ईयर्स के बाद में जब ये वो हुआ तो एक रिवीजन आया था और दूसरा रिवीजन अभी आया, तो ये यहाँ पे आया। अभी 26 में अगला रिवीजन होगा। तो उस प्रकार से उन्होंने जो सेना के अंदर पूर्व सैनिकों के लिए जो कार्य किया है, वो सबसे बड़ा अगर कोई कार्य किया है, 1 रैंक 1 पेंशन एंड दूसरा ओआरओपी।
ग्रेट सर, ग्रेट सर। बहुत लंबा टाइम हो गया है, अभी थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन मैं पूछूंगा और उसका आपको शॉर्ट में जवाब देना है। तो सर, सेना में सबसे अच्छी और सबसे कठिन चीज़ क्या है? सेना में सबसे अच्छी चीज है डिसिप्लिन, यस। और कठिन? कठिन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। ओके, ग्रेट सर। अगर आपको एक बार फिर से मौका मिले, क्या आप फिर से सेना में जा सकते हो, तो आप जाओगे? बिल्कुल जाऊंगा, कल बोले तो कल मैं सीधा बॉर्डर पे वहां तैनात हूँ, सियाचिन जाने के लिए तैयार हूँ। ये जज्बा ट्रेनिंग से मिली। यस। सर, युद्ध के मैदान में डर और हिम्मत के बीच क्या फर्क होता है? युद्ध के मैदान में जब काला कफन हमने बांध लिया, जो मैं सियाचिन की बात छोड़ो, कुपवाड़ा में मेरी पोस्टिंग होती थी, 125 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, साउथ कश्मीर बोलते हैं उसको, और जो पिक मिलिटेंसी एरिया है। हमने 2 साल में कभी अपने जूते नहीं खोले। खाना खाने के लिए जाएंगे तो जूते पहन के ही खाना खाना पड़ेगा, हथियार साथ में रहेगा, गले में लटका होगा, और रात में सोएंगे तो भी हथियार लटका होगा। क्यों? वो मिलिटेंट जो आएगा वो आपको टाइम नहीं देगा जूता हाँ। पहनने का, वो तो सीधा सड़ा 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 शुरू हो जाएगा। हाँ, आपको जहां आवाज आई, आपको सीधा जूता पहना, 1 ही मिनट के अंदर सत, नॉट मिनट, हम्म 30 सेकंड में खड़ा हो गया और फट करके सीधा अपना पोजीशन लिया और शुरू हो जाएगा। हम्म तो वो जो जगह थी, वो जो टाइम था, जो काला कफन बांधा हुआ है कि वापस आएंगे नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। सियाचिन में भी वही है कि जब ऊपर चला गया, वापस आओगे नहीं आओगे उसकी कोई गारंटी आपकी नहीं। इसलिए सारे, आपका नेक्स्ट स्टॉप की कौन है, आपका एकड़ जमा हो जाएगा, हर एक चीज आपका जमा होगा। तो ऐसा होता है कि एक एक दिन, एक एक घंटा हम्म आपको निकालना पड़ेगा कि मेरा माँ बाप के आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे बीवी बच्चों के आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे गांव, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा स्टेट, मेरा देश के आशीर्वाद लोगों के मेरे साथ है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। ओके। तो इसलिए डर नाम की तो चीज कोई आती ही नहीं है। वहाँ पहाड़ों में जब हम लोग, मेरी पोस्टिंग राजौरी में होती थी, तो वो कंप्लीट मिलिटेंट एरिया था। हम्म तो नाइट पेट्रोल में जब जाना होता था, पहाड़ों में सीधा जाना, कहीं लाइट भी नहीं मार सकते थे, कहाँ से मिलिटेंट की गोली आएगी, अगर आपने लाइट जला दिया, किसी ने सिगरेट पी लिया हम्म या कुछ कर लिया, तो सीधी गोली आपके सिर में आएगा। हाँ। तो डर नाम की चीज तो हमने वहां से निकल गया तो बजरंग बली की जय, वो हमारे साथ है, हमारे भगवान हमारे साथ है, डर का तो है ही नहीं। डर गया सो तो मर। मर गया। नहीं, मैं जो पूछने वाला था वो डर और हिम्मत दोनों के बीच का क्या फर्क है? यानी कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर एक्साइटमेंट में फौजी को बोला होता है कि यहाँ तक नहीं जाने का, मगर एक्साइटमेंट इतना होता है, दुश्मन के ऊपर गुस्सा इतना होता है, कभी कभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो ये दोनों में क्या फर्क है सर? देखो, डर एक अपनी जगह है। किसी भी इंसान को जब नई जगह भेजा जाता है, तो अवश्य उसके दिमाग में डर होता है। हम्म लेकिन आर्मी ने जब यूनिफॉर्म आपने पहन लिया, हम्म जब मैं ये पहन लेता हूँ ना, हम्म तो एक अलग प्रकार की एनर्जी आ जाती है, आ जाते हैं। एक शक्ति निर्माण हो जाती है कि हम्म मेरे साथ कोई शक्ति चल रही है, मुझे कुछ नहीं हो सकता हम्म है। क्यों? इस वर्दी के ऊपर अनेक लोगों के आशीर्वाद आपके साथ चल रहे हैं। हम्म तो हिम्मत ऑटोमेटिक आपके साथ आ जाती है। और हमारे जो लीडर होते हैं, लीडर जब आपको एड्रेस करते होते हैं, आप लोगों ने कभी वो बॉर्डर मूवी और दूसरे मूवी में देखा होगा, कारगिल वॉर में, या अपना बिन मांगे मोर, वो जो दिल मांगे मोर। हाँ, जो बॉर्डर लीडर था कैप्टन, ठीक है ना, बत्रा पांडे, हाँ, विक्रम बत्रा, विक्रम और बत्रा। दूसरे जो भी कैप्टन थे, तो वो जो था, मतलब एक बार ऑर्डर दे दिया तो डर तो मतलब कैसे गायब हो जाएगा पता ही नहीं पता ही नहीं लगेगा। चलेगा। हिम्मत तो ऑटोमेटिक उसके अंदर आप ऐसे उजागर होगी। कारण क्या है कि आपके साथ, आपके पीछे आपका लीडर आपके साथ चल रहा है, तो आपको डरने की बात है ही नहीं। डर डर है कहाँ? ओके। एक थोड़ा लंबा जाएगा, मगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पाकिस्तान का नाम सुन के आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, तो उसका क्या रीज़न है? देखो, रीजन ऐसा है कि 1947 में सबसे पहले तो क्या, हमारे नेताओं ने अभी इस मंच से मुझे नहीं बोलना चाहिए कि जो गलतियां करी है, जिन गलतियों की आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लों तक उनको याद करेंगे। हम्म जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था,
उस बंटवारा के दौरान में शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा, हाँ। मोहम्मद जिन्ना ने बोला कि हमारा कंट्री भारत से अलग हो रहा है और लाखों लोगों को कत्ल कर दिया गया, तो गांधी जी को बोला कि हमें आप पैसा दे दो। हाँ। उन्होंने उस समय में 55 करोड़ मांगा। वो उस जमाने का 55 करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ, 1947 पहले का टाइम, 1947 का, हाँ। जो इंडिया का एक रुपीस जो है डॉलर से कई गुना था। हाँ। डॉलर जो है हाँ। बहुत नीचे था और इंडियन रुपी बहुत ऊपर आगे था उस समय। हाँ। आज की डेट में भी आप उसको खोल करके देख सकते हैं। हाँ। सरदार पटेल ने मना किया कि बापू आप उनको मत दीजिए, ये आपका 55 करोड़ का हथियार करके आपके ऊपर ही अटैक करेगा। करेगा। लेकिन बापू बोला नहीं, मैंने एक बार बोल दिया, मैंने ठान लिया कि जीना को देना है तो देना है। और जीना को पैसे जैसे उनको दिया, उन्होंने इनका पैसे का हथियार खरीदा और 22 अक्टूबर को सीधा इंडिया के ऊपर अटैक करता है कबायलियों के द्वारा। ओके। तो इसलिए पाकिस्तान पर हमेशा गुस्सा इसलिए आता है कि आज जो अंधाधुंध उन्होंने भारत के साथ जिस प्रकार से कार्य किया था, कारण क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा था, राजा हरि सिंह, हाँ। वो उनकी जो सेना थी वो सारी मुस्लिम थी, राजा हिंदू था। जूनागढ़ की सेना तमाम लोग हिंदू थी, राजा नवाब था। नवाब था। हैदराबाद के जो राजा था हाँ। वो हिंदू, ये मुस्लिम था, हाँ। नवाब, नवाब और सेना अपनी हिंदू थी। हिंदू था। तो ये जो 1947 के दौरान जो 22 अक्टूबर को अटैक हुआ, तो हमारे इनकी जो सेना के मुस्लिम जितनी बटालियन थी, जितनी रेजिमेंट थी, आज हिंदुस्तान में कोई बोलना नहीं चाहिए इस मंच के द्वारा, हाँ। परंतु रेजिमेंट ना होने के पीछे का कारण यही है कि इनकी कई बटालियनें जो है वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, और जिसके कारण जो है ये जो हमारा हिंदू राजा हरि सिंह था, हाँ। उनको आखिर में उनको बोला गया कि भाई, सरदार पटेल ने बोला कि पहले अगर आप जब तक हमारे ये ये इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ जो साइन नहीं करते हो, हाँ। हाँ। तब तक हम आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तब उन्होंने जब वो विलय पत्र में साइन किया, हाँ। तब जाकर के जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया कि ठीक है, आप उनको जो है फटाफट आप भेज दीजिए जो सेना देना है। सरदार पटेल ने फिर वहाँ से जनरल मानेक शाह, हाँ। कभी आपको मौका मिले फतेहगंज 4 रास्ते पे आपके बैठे हुए साहब ने ही 3.5 लाख की लागत से हाँ। फील्ड मार्शल मानेक शाह का स्टेच्यू हमने बनाया है, हाँ। जो 1971 का सबसे बड़ा जो हीरो था, हाँ। 93,000 सोल्जर्स को जिसने सरेंडर कराने वाला अगर कोई हीरा है, हाँ। वो हीरो था, अनसंग हीरो, और वो गुजराती है, ओके। वलसाड़ का रहने वाला है। अरे वाह। कितने लोग गुजरात में जानते हैं फील्ड मार्शल मानेक शाह गुजरात का है? नहीं जानते। तो ऐसे अनसंग हीरो भारत के अंदर 3 ही जगह हैं। हाँ। दिल्ली के अंदर एक स्टेच्यू लगा है, एक पुणे में, और तीसरा हमने यहाँ लगाया, बड़ोड़ा में लगा। कोई मौका मिलेगा तो जरूर वहाँ पे आप फोटो खींच के आना। सबसे पहले ऊपर में नाम लिखेगा, मिलेगा मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल अमृतलाल मकवाना, ओके। और मेरी टीम होगी साथ में। नहीं नहीं, ये फोटो मैं खींचने जाऊंगा, दर्शन करने भी जाऊंगा डेफिनेटली। ये सब चीज़ें नहीं मालूम है हाँ। हमारे जैसे यंगस्टरों को, ये सब चीज़ें डेफिनेटली नहीं मालूम है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ही मैंने आपको बहुत अप्रोच किया था ये पॉडकास्ट के लिए कि आप ये पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे अवेयरनेस भी आप स्प्रेड कर सकते नहीं, हैं। अभी मेरे पास बहुत सारा खजाना बाकी है। मैं तो आज खाली अभी आपको 10% भी नहीं बोला है। ये सिर्फ ट्रेलर है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो सर, आखिर में आप देशवासियों के लिए एक कोई संदेश देना चाहते हो? मैं देशवासियों के लिए, गुजरात के लोगों के लिए और बड़ौदा वासियों के लिए मैं अपने दिल से एक संदेश देना चाहता हूं कि आज का युवा वर्ग कहाँ जा रहा है। आज के हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। क्या अगर देश को हमें आगे ले जाना है, जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है
कि विकसित भारत 2047 तक भारतवर्ष जो है दुनिया का सबसे नंबर 1 यानी टॉप में होगा, वहां तक अगर हमने पहुंचना है तो जब तक हमारे ये जो युवा वर्ग है, जब तक हमारा देश के लिए कुछ समय नहीं निकालेंगे, हमारे जितने बच्चे हैं बच्चों को शुरू से ही अगर देश के प्रति भावना जागृत नहीं करेंगे तो आज वो दिन दूर नहीं है कि आज जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, कितने सालों से चल रही है, आज इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, दुनिया के कई देशों के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि आने वाले समय में अगर 2 फ्रंट वॉर हो गया, चाइना और पाकिस्तान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो आप कहां जाएंगे? क्या पाकिस्तान आपको सहारा देगा? क्या अफगानिस्तान आपको सहारा देगा? क्या श्रीलंका आपको सहारा देगा? क्या भूटान आपको सहारा देगा? क्या नेपाल आपको शेल्टर देगा? क्या म्यांमार आपको शेल्टर देगा? कौन आपको शेल्टर देगा? कोई विकल्प तो नहीं। इसलिए जरूरी है कि चाहे तुम कितने भी करोड़पति हो जाओ, जब तक तुम सेना का सम्मान नहीं करोगे। आज मेरे जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जवान रिटायर होकर के आते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर रिटायर होकर के आते हैं, ऑफिसर रिटायर होकर के आते हैं, उन लोगों के कंपनी के गेटों में जो बिठाया जाता है, ये सबसे बड़ा मानजनक कार्य है। ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए नहीं है, उनके अंदर वो कौशल्य है, उनके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन कला है कि उनको एक सम्मान दिया जाए, सम्मान का दर्जा दिया जाए। उनको अगर उस आपकी कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है तो एक थोड़ी 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी जाए और इसके बाद आप देखिए उसका कार्यकलाप कैसा रहेगा। और आपकी कंपनी को शायद ऐसा कोई जवान नहीं मिलेगा कभी आपके साथ वो ऐसा बेईमानदारी वाला कार्य नहीं करेगा, कोई चोरी चकारी नहीं करेगा। ऐसे मेरे जितने भी उद्योग वीर हैं, जितने भी कंपनी चलाने वाले लोग हैं, उनसे 2 हाथ जोड़ करके विनंती है कि हमारे जितने भी जवान रिटायर होकर के आते हैं उसको ससमान अच्छी नौकरी दी जाए, सरकारी संस्थानों के अंदर नौकरी दी जाए, स्कूलों के अंदर आज जो जितने भी सिविलियन लगे हुए हैं, सिविलियन की जगह पर एक डिसिप्लिन सोल्जर को उनको ट्रेनिंग के लिए लगाया जाए। एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एक जवान को अगर लगाया जाए तो आज हमारे जवान जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज हमारी भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना जो 24/7 365 डेज इस देश की आन बान शान को बचाने के लिए कार्य कर रही है, तो उनके मनोबल में वृद्धि होगी और हमारा प्रत्येक जागरूक नागरिक इस देश के लिए कुछ करने के लिए, अगर एक जवान छुट्टी आ गया तो घर पे बिठा करके चाय पिला दिया तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है। वो क्या चाहिए? ट्रेन में सफर कर रहा है, उसका प्लान लीव नहीं होता है, वो रिजर्वेशन नहीं करा पाया, तो उसको एक सीट में थोड़ी सी जगह दे दीजिए बैठने के लिए। बस जवान को और क्या चाहिए? मोदी जी ने तो शुरू कर दिया, एयरपोर्ट से जत्था जा रहा है तो सारे लोग खड़े होकर के तालियां बजा करके उसका सम्मान करवाए। बस यही मैं चाहता हूं कि हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तमाम जवानों को सम्मान दिया जाए, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए। यही मेरा मैसेज है। सैल्यूट है सर, डेफिनेटली। Thank you, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए और इतनी सारी बातें की, रोंगटे खड़े हो गए। या आपने बोला, डेफिनेटली ये बहुत सही बात है और लोगों को इतना नहीं पता होता है। आशा करता हूँ ये पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये सारी बातें पता चले और जो आपने बोला उस तरह से जो रिटायर्ड जो लोग हैं उनको सम्मान मिले। थैंक यू सो मच सर अगेन। फिर से मिलेंगे हम दूसरे कुछ टॉपिक पे, मगर बातें जरूर करेंगे, मुझे मजा आया। Thank you so much. थैंक यू सर। And thank you very much for giving me opportunity to talk. And thank ये you. हमारा Thank you so सौभाग्य है much. सर। थैंक यू सर।